नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस ऑल शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, 14 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक आपका जो एग्जाम हुआ है, उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो पिछला वीडियो था, लॉन्ग वीडियो पिछला जो डाला था, उसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिया था। जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर से उसको वॉच कर लीजिएगा। चलिए, जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि 14 से लेकर 18 अक्टूबर तक किस प्रकार के क्वेश्चन से पूछे गए थे। बात करते हैं कुछ समाज से क्वेश्चन आए थे, जैसे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा के नाम से इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जिसका नाम बाद में ब्रह्म समाज हो गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म सभा का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। ठीक है, या किस समाज को ब्रह्म सभा के नाम से जानते थे, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न आर्य समाज से पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। आर्य समाज की स्थापना 1857 में 10 अप्रैल को स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुद्धि आंदोलन संबंधित है। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। यह आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में एक प्रमुख धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस राज्य में है? देखिए, पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है ये सतपुड़ा की रानी के रूप में भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस। इससे आसान क्वेश्चन तो शायद कुछ नहीं हो सकता है। कब मनाते हैं भैया? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, टीचर डे के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरिया का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, देखिए यूरिया का निर्माण उच्च दबाव और उच्च तापमान पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अमोनियम कार्बामाइड के संयोजन से बनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किसने किया, तो जर्मन रसायनज्ञ फ्रेडरिक बोहलर ने 1828 में पहली बार अमोनियम साइनेट से यूरिया का संश्लेषण किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि संघ के सभी कार्य किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के नाम से होते हैं? तो अनुच्छेद 53 इसका राइट आंसर है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ना, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सुनील छेत्री ने आईएसएल में हैट्रिक किस वर्ष लगाया था? 2015 इसका राइट आंसर है। सुनील छेत्री ने आईएसएल में 2 बार हैट्रिक लगाई, एक 2015 है। ठीक है, 2015 में मुंबई एएफसी की तरफ से खेलते हुए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के खिलाफ यह आईएसएल में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा लगाई गई पहली हैट्रिक थी। इस मैच में मुंबई ने 5-1 से जीत हासिल की थी। और दूसरा हैट्रिक उन्होंने जो लगाया था 2017-18 में सीजन में बेंगलुरु एफसी की तरफ से खेलते हुए एफसी पुणे सिटी के खिलाफ लगाया था। अगला प्रश्न है कि लावड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो लावड़ी नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। ठीक है, अकबर का वकील कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, तो शायद ऑप्शन में बैरम खां था। अगर बैरम खां था तो सही है, अगर मुनीम खां था तो वो भी सही है। ठीक है, दोनों में से जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। मैं टोटल बता, देखिए बैरम खां जो था ना, ये अकबर के शुरुआती वर्षों में उसके प्रतिनिधि के रूप में मतलब संरक्षक के रूप में, गार्जियन के रूप में काम करता था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का जो वकील था या मतलब प्रधानमंत्री इसको बोलते हैं, वो मुनीम खान थे। ठीक है, इसके अलावा एक और थे सलाहकार या मंत्री के रूप में या वकील के रूप में, एक पद पे और थे जिनका नाम था शमसुद्दीन अतागा। शमसुद्दीन अतागा खान भी सलाहकार या प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे। ठीक है, लेकिन मेन जो नाम आता है वो मुनीम खान का रहता है। ठीक है, बैरम खां अकबर के संरक्षक थे बचपन के दिनों में। ठीक है, काफी दिनों तक अकबर ने जो है बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। ठीक है, जब उम्र उनकी हो गई इस लायक, समझदारी के लायक, तो फिर जो है वो खुद से शासन संभालना शुरू किए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना किला कौन सा है? किले के ऊपर एक क्वेश्चन अभी
पिछले दिनों बना था, दोबारा किले पर क्वेश्चन फिर बना है। ठीक है, तो किला मुबारक जो कि भटिंडा में है, ठीक है, इसे भारत का सबसे पुराना किला माना जाता है। इसका निर्माण कुषाण साम्राज्य के समय करीब 100 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहली बार आईसीएस परीक्षा किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। ठीक है, कब? 1922 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस भारतीय ने आईएएस परीक्षा क्लियर की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है आईएएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं अनीस शाह। अनीस शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है जो कि उड़ीसा में स्थित है? ठीक है, तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है, जगदीश सिंहपुर जिले में, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस प्रकार की ईंटों से हुआ है? तो लाल ईंटों से हुआ है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की इमारतें मुख्य रूप से लाल ईंटों से बनी थी। इस विश्वविद्यालय के निर्माण में पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया था, खासतौर पर स्तंभों, मूर्तियों और सजावट के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में करवाई थी। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा गरीबी जो है बिहार राज्य में है। ठीक है, 32.8% प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। उसके बाद नंबर आता है झारखंड का, उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद मणिपुर का, उसके बाद असम का आता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जंतुओं के उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? इससे आसान क्वेश्चन तो शायद कुछ नहीं मिलेगा। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। जंतुओं के उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना, ये जंतुओं के उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के रचयिता किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे भैया? चाणक्य थे। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वे चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोगी और परामर्शदाता थे। अच्छा, अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। यह राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति जैसे विषयों पर आधारित है। यह शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर भी बात करता है, आधारित है। अगला प्रश्न माइक्रो फाइनेंस से पूछा गया है कि माइक्रो फाइनेंस का मुख्य कार्य क्या है? तो माइक्रो फाइनेंस का मुख्य कार्य है कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस जो संस्थाएं होती है, मतलब एमएफआई जो संस्थाएं होती हैं, ये लोगों को ऋण है, बचत खाता है, बीमा है, निधि हस्तांतरण है जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ने किन भारतवर्ती वैज्ञानिकों को ब्लावटेनिक पुरस्कार 2024 प्रदान किया? तो प्रोफेसर राहुल आर नायर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि सवाई गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। ठीक है, इनका पूरा नाम है रामचंद्र कुंद गोलकर सौंसी, जिन्हें सवाई गंधर्व या राम भाऊ के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के एक लोकप्रिय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972, इसका राइट आंसर है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को भारत सरकार ने 12 अगस्त 1972 को पारित किया था और 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। इस अधिनियम का मकसद क्या है? देश के वन्य जीवों को सुरक्षा देना और अवैध शिकार, तस्करी, अवैध व्यापार को रोकना। इस अधिनियम में 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आगे आने वाले वर्षों में इसमें परिवर्तन भी हुआ है, चेंज भी कुछ हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है केरल के मालाबार में हुआ था। यह विद्रोह 20 अगस्त 1921 को शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साक्षर किसे कहते हैं? देखिए, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिख और पढ़ सकता है तो उसे साक्षर माना जाता है। जनगणना के हिसाब से अगर बात करें तो 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति जो किसी भाषा में पढ़ लिख या समझ सकता है उसे साक्षर माना जाता है। अगला प्रश्न है कि महानंदा नदी किस पर्वत से निकलती है? महानंदा नदी हिमालय पर्वत में स्थित महालदीरम पहाड़ी पर पगला झोरा झरने से निकलती है। महानंदा जो नदी है हिमालय पर्वत पर स्थित जो है महालदीरम पहाड़ी है, वहां पे पगला झोरा झरना है, उससे जो है महानंदा नदी निकलती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि बृहत कथा कोश पुस्तक किसकी रचना है? तो हरिशेण की रचना है। बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? हरिशेण है। हरिशेण एक संस्कृत विद्वान और कवि थे जो 4वीं शताब्दी ईस्वी में रहते थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनीता शर्मा को 2014 में किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो सत्रिया नृत्य इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो सोनल मानसिंह का संबंध है भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्यों से। ठीक है, कभी को क्वेश्चन तोड़ के भी पूछा जाता है कि उस गायिका का नाम बताइए जिनका भरतनाट्यम और ओडिसी से, या उस गायिका का नाम बताइए जो दो नृत्य करती हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। भरतनाट्यम और ओडिसी करने वाली एक ही नृत्यांगना है जिनका नाम है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि पद्म विभूषण पाने वाली वो भारत की पहली महिला नर्तकी हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है, क्या कि राज्य किस महिला नर्तकी को राज्यसभा सदस्य नामित किया गया था पहली बार? तो है सोनल मानसिंह। भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उन्हें नामित किया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है? पारंपरिक खेल तो भैया कई सारे हैं। ठीक है, तो कबड्डी शायद आंसर में था, तो कबड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे कबड्डी, शतरंज, खो खो, कुश्ती, गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा खेला कि नहीं आपने? तीरंदाजी, गदा। हाँ, जब भी जो है आपका दशहरा आता है, ठीक है, दशहरे का मेला देख के जब भी आप लोग लौटते हैं, क्या करते थे हम लोग जो है तीर धनुष बना करके क्या करते, चलाते थे ना। हाँ, खरीद के लाते थे, तीर धनुष चलाते थे। ठीक है, तो कबड्डी है, शतरंज है, ठीक है, खो खो है। शतरंज तो महाभारत काल से खेला जा रहा है। खो खो है, कुश्ती है, गिल्ली डंडा है, तीरंदाजी है, ठीक है, गदा है, ये सब क्या है? भारत के पारंपरिक खेल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? तो कालबेलिया इसका राइट आंसर है। कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जो जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, गुलाबो सपेरा को 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि 2023 के पैरालंपिक में किस महिला खिलाड़ी को 2 स्वर्ण पदक मिला था? तो अवनी लेखरा इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये पेरिस ओलंपिक जो हुआ था, पेरिस ओलंपिक में भारत की पदक तालिका की शुरुआत ही जो है स्वर्ण पदक से हुई थी। 10 मीटर एयर राइफल जो प्रतिस्पर्धा हुई थी ना जो है, उसमें शानदार प्रदर्शन हुआ था और अवनी लेखा पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। किस कवि ने अपनी कविताओं में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है? घुमा फिरा के क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कल्हड़ की राज तरंगिणी के बारे में चर्चा हो रहा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाएगा राज तरंगिणी किसकी रचना है, ठीक है, कल्हड़ की पुस्तक कौन सी है, ठीक है, या आज जो पूछा गया है कि किस कवि ने अपनी कविताओं में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है, तो है कल्हड़। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? कल्हड़। कल्हड़ ने अपनी कविता राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसका मतलब होता है राजाओं की नदी। यह कविता के रूप में है और इसमें कश्मीर का इतिहास महाभारत काल से शुरू होता है। यह कश्मीर क्षेत्र के इतिहास के शुरुआती समय से लेकर रचना की तारीख तक के पूरे इतिहास को कवर करता है। ठीक है, समकालीन कवियों की अगर बात करें तो आसिफ तारक भट्ट, तासी शाह, अकील मोहिउद्दीन भट्ट, जिशान जयपुरी जैसे नाम शामिल हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखिए, कश्मीरी कवि रहमान राही को भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो कभी आपसे कि किस कवि को, कश्मीर के किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो है रहमान राही। अगला प्रश्न है कि एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? रिपीटेड क्वेश्चन है। सानिया मिर्जा इसकी राइट आंसर है। एस अगेंस्ट ऑड्स भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की 2016 में लिखी गई जीवनी है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिमाचल में स्थित हिडिंबा देवी मंदिर में कौन सा मेला लगता है? देखिए, हिडिंबा देवी मंदिर जो है ये हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित है। ये बात तो क्लियर होगी क्वेश्चन से ही। ठीक है, यह एक गुफा मंदिर है जो कि हिडिंबी देवी या हिडमा देवी को समर्पित है। इसका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। मतलब हिडिंबा जो है ना, हिडिंबा देवी, हिडिंबा का वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। ठीक है, वनवास काल में भीम ने हिडिंबा से शादी किया था। मंदिर में उत्कीर्ण एक अभिलेख के अनुसार यह मंदिर, इस मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में करवाया था। अब बात हो रही है यहाँ मेला या उत्सव की, तो हिडिंबा देवी मंदिर में हिडिंबा देवी मंदिर महोत्सव श्रावण के महीने में मनाया जाता है।
हिडिंबा देवी यहाँ की आराध्य देवी हैं। तो जो कुल्लू का दशहरा आपका होता है ना, उसमें हिडिंबा देवी का विशेष महत्व है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 157 क्या है, ये पूछा गया था। देखिए अनुच्छेद 157 जो है राज्यपाल की नियुक्ति की अर्हताएं बताता है। मतलब कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है। इसी क्रम में अनुच्छेद 16 भी पूछा गया था। इसमें सभी सरकारी नौकरियों में समान अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो वो है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। 1000 पुरुषों पर 834 बच्चियां, मतलब 1000 बच्चों पर जो है, 1000 लड़कों पर जो है 834 लड़कियां हैं, बच्चे हैं। ठीक है। बाल लिंगानुपात का मतलब होता है कि 0 से 6 साल की उम्र में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर भारत का लिंगानुपात की बात करें तो 919 था। वहीं 2001 में यही जो है 927 था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप के पिट्टी द्वीप पर स्थित है। इसे पक्षी पिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था, तो शुरुआत की अगर बात करें तो 1929 में आया था। ठीक है, जिसको हम शारदा अधिनियम के नाम से बात करते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ठीक है, जो कि 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। यह कानून बाल विवाह पर रोक लगाता है और बाल विवाह के पीड़ितों को सुरक्षा और सहायता देता है। इस अधिनियम के तहत 21 साल से कम उम्र के पुरुष और 18 साल से कम उम्र की महिला के विवाह को बाल विवाह माना जाता है। इससे पहले साल 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सीमीआरए या शारदा अधिनियम, जिसके ऊपर मैंने आपको चर्चा की आपसे, पारित किया गया था। ठीक है, 1929 में। इस अधिनियम के तहत लड़की की शादी के लिए न्यूनतम आयु 14 साल और लड़की की 18 साल रखी गई थी। बाद में इसमें 1978 में संशोधन किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, केरल का है। शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, कथक से है। ठीक है। शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का संबंध किस राज्य से है, कर्नाटक इसका राइट आंसर है। स्मार्ट सिटी योजना के बारे में क्वेश्चन आया था। देखिए स्मार्ट सिटी योजना जो है 25 जून 2015 को सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत। ठीक है, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन SCM की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पेंदा स्थानांतरित खेती, पेंदा स्थानांतरित खेती जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित कृषि का अलग अलग नाम होता है, जैसे कि श्रीलंका में इसको चेना कहते हैं, हिंदेसिया में लदांग कहते हैं, रोडिशा में मित्या कहते हैं, केरल में पूनम कहते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसे पोडू कहते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लड़ांग कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मिट्टी के निर्माण का कारण क्या है। ठीक है, देखिए मिट्टी के निर्माण के लिए जिम्मेदार जो प्रमुख कारक हैं उसमें मूल चट्टान सामग्री है, स्थलाकृति है, जलवायु है, जैविक गतिविधि है, समय है। ठीक है, समय का मतलब ठंडी गर्मी बरसात कैसा समय है। ये सारे फैक्टर जो है मिट्टी के निर्माण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। तो साथियों जितने प्रश्न मिल पाए थे उतने सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।